नमस्ते बच्चों, मैं महेश डी पतंगे आप सभी का इस 9वीं कक्षा के हिंदी विषय में ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम 9वीं विषय हिंदी इस 9वीं कक्षा में हम अब तक 4 पाठ का अध्ययन कर चुके हैं। आज पाठवा पाठ पाठ 5 जो नया शीर्षक है जिसका नाम है मौसी। मौसी जिसका पाठ का नाम है, वो एक कहानी है। आज हम भाग 1 देखने जा रहे हैं। इस मौसी कहानी के लेखक है भीष्म भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जी इसके लेखक है। आज हम इस पाठ में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं ये देखेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ का आशय देखेंगे। हर एक पाठ का एक उद्देश्य होता है, अपना ही एक लेखक का आशय होता है, उद्देश्य होता है कि इस पाठ से बच्चे क्या सीख सकते हैं, इस पाठ का उद्देश्य क्या हो सकता है, इस पाठ से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस आशय में जानेंगे। उसके बाद लेखक का संपूर्ण परिचय इस पाठ से हम प्राप्त करेंगे। उसके बाद इस पाठ के कठिन शब्दार्थ जिसे आप पढ़कर पाठ को पढ़ने और समझने में आपको आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अंत में पाठ का सारांश या उसका भावार्थ हम जान सकते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम मौसी शब्द का अर्थ का जानेंगे। मौसी किसे कहते हैं? सामान्य तौर पर माता के या माँ के बड़ी बहन या छोटी बहन जो भी होती है उसे हम मौसी कहते हैं। माता के बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो उसे हम किस नाम से बुलाते हैं? मौसी नाम से बुलाते हैं। जैसे धोडवा शनवा बोलते हैं ना कन्नड़ में, उसी प्रकार मौसी यानी हिंदी में माता की बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो उसे हम किस नाम से संबोधित करते हैं? मौसी के नाम से संबोधित करते हैं। आज प्रस्तुत युग में या प्रस्तुत इस समय में बच्चों में रिश्ते नाते के संबंधों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। मौसी किसे कहा जाता है, मौसा किसे कहा जाता है, मामा मामी किसे कहा जाता है, काका काकी किसे कहा जाता है, उन रिश्तों की जानकारी रहना बहुत आवश्यक हो गया है। बहुत से बच्चों को अपने माता पिता, भाई बहन, दादा दादी छोड़कर ज्यादा से ज्यादा रिश्तों के संबंध नहीं मालूम होते। तो इस पाठ में हमें रिश्तों के संबंधों को भी जानने का एक अवसर मिलता है, कैसे रिश्ते बनते हैं, संबंध कैसे जुड़ते हैं। इसके अलावा इस मौसी पाठ के आशय को देखेंगे हम। इस पाठ का आशय है, प्रस्तुत पाठ में मौसी के निस्वार्थ सेवा मनोभाव का चित्रण है। प्रस्तुत पाठ में क्या है बच्चों? मौसी का निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ किसे कहते हैं पहले उसे जानेंगे हम। बिना लाभ के किए जाने वाला काम। निस्वार्थ यानी बिना कोई लाभ या स्वार्थ के बिना किए जाने वाला काम, उसमें कोई स्वार्थ ना हो, ऐसा जो काम हम करते हैं उसे हम निस्वार्थ कहते हैं। उसमें कोई हमें लाभ या स्वार्थ न हो, ऐसे निस्वार्थ मौसी सेवा करती थी। सेवा मनोभाव का मतलब होता है कार्य करने की भावना, काम करने की भावना, निस्वार्थ सेवा करने की भावना इस पाठ में हम देखते हैं। जैसे कोई उसमें लाभ की आशा नहीं है, स्वार्थ की आशा नहीं है, निस्वार्थ रूप से सेवा कर रही है, वो भी मन से। आगे इस कहानी से बच्चों को परोपकार और बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर और असहायकों की मदद करने की प्रेरणा मिलती है। बच्चों में परोपकार, परोपकार किसे कहते हैं ये जान लीजिए। परोपकार यानी दूसरों के हित में काम करना, दूसरों के हित में, अपने लिए करना नहीं। अपने लिए तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं, अपने लिए करने के बाद कोई दूसरों के लिए, कोई दूसरे व्यक्ति के लिए हम जो सहाय करते हैं, मदद करते हैं, उसे हम परोपकार कहते हैं। दूसरों को मदद करना परोपकार करते हैं। बड़े बुजुर्ग, अब हमारे घर में बड़े रहते हैं, जैसे माता पिता रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, जिनका कुछ उम्र हुआ होता है, वो चल फिरने में असहायक रहते हैं, सुनने में असहायक रहते हैं, ऐसे बड़े बुजुर्ग रहते हैं बहुत से लोग। उनके प्रति आदर, यानी हमारे घर में माता पिता तो रहते ही हैं, उनके माता पिता रहते हैं, दादा दादी रहते हैं, नाना नानी रहते हैं, जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं उनका हमें आदर करना चाहिए, गौरव करना चाहिए। हमारे
जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको हमें सम्मान देना चाहिए, सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखना चाहिए। ऐसी सीख भी हमें इस पाठ से मिलती है। एक तो परोपकारी की सीख मिलती है, दूसरों को मदद करने की, और दूसरे बड़े बुजुर्गों के प्रति हम आदर सम्मान रखने की, आदर, और असहायक जो सहायता के लिए किसी के पास आते हैं वो असहायक होते हैं, उनको मदद करना। जैसे कोई मदद मांगने आता है तो उसे मदद करना, ऐसी प्रेरणा हमें देती है। हमारे लिए तो हम बहुत जीते, लेकिन दूसरों के लिए भी थोड़ा जीना इस पाठ से हम सीख सकते हैं। अगर रिश्ते नाते ही सब कुछ नहीं होते, बिना रिश्ते नाते के भी हम किसी की मदद कर सकते, वो हमारा क्या लगता है, ऐसा नहीं, वो हमारा लगता है बोलकर हम मदद नहीं, जो नहीं लगता उनका भी हमें मदद करना चाहिए, जो दूसरों के लिए भी जीना चाहिए, जो रिश्ते नातों को छोड़कर भी दूसरे व्यक्ति रहते जो मदद उनकी भी करनी चाहिए। तो ऐसे एक निस्वार्थ मनोभावना और बड़े बुजुर्गों का आदर, परोपकारी का आदर और असहायकों की मदद करना इस पाठ से हमें सीख मिलती है। प्रस्तुत आज इस कहानी से हम ये जानते हैं कि बच्चों में किसी को सहायता करनी है तो कैसे करनी चाहिए, ये सब हम इस पाठ से सीख सकते हैं। आते आते इस वर्तमान में ऐसे रिश्ते हैं जो काम में बिजी हो जाने के बजाय हम परिवार में सही समय नहीं दे सकते, अपने माता पिता को सही समय नहीं दे सकते, अपने बच्चों को सही समय नहीं दे सकते, तो ऐसे में रिश्ते नातों में एक दूरी बन जाती है। तो उससे क्या हो सकता है, तो इसी पाठ के आशय और एक पाठ, एक कहानी ऐसी है जो मन को छूने वाली जैसी, यानी विशेषकर आम आदमी के जीवन के और चलने वाली, आम इंसानों की ओर चलने वाली कहानी पर प्रकाश डालने वाले लेखक कौन है, भीष्म साहनी जी है, जो इस पाठ को उन्होंने लिखा है। तो बच्चों आगे हम जानेंगे इस पाठ के लेखक का संपूर्ण परिचय। बच्चों हमने अब तक मौसी पाठ के आशय को देखा है। अब लेखक के संक्षिप्त परिचय की ओर बढ़ेंगे। लेखक है भीष्म साहनी, जो हिंदी साहित्य में आने वाले एक बड़े साहित्यकार लेखक है। नाम भीष्म साहनी, साहनी, जन्म उनका 7 अगस्त 1915 में होता है। कहाँ होता है? 7 अगस्त 1915 को इनका जन्म होता है। जन्म स्थान है रावलपिंडी में होता है, जन्म स्थान रावलपिंडी में होता है। इनकी शिक्षा, कहाँ तक इनकी शिक्षा हुई थी? एमए पीएचडी तक ये पढ़े थे, एमए पीएचडी तक इनकी पढ़ाई हुई है। किनकी? भीष्म साहनी जी की। ये किन किन भाषाओं का ज्ञान रखते थे? भाषा में साहनी जी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, रूसी, पंजाबी, 5 भाषाओं का ज्ञान ये रखते थे। कौन कौन से बच्चों? हिंदी, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, संस्कृत, रूसी, पंजाबी, इन 5 भाषाओं का ज्ञान भीष्म साहनी जी को था। प्रमुख रचना इनके आगे, इनके प्रमुख रचनाओं में देखेंगे हमने 4 भागों में इनके प्रमुख रचनाओं को बांटा है। उपन्यास, कहानी संग्रह, जीवनी, नाटक। उपन्यास का मतलब आपको मालूम है, कादम्बरी जिसे नोवेल कहा जाता है। कहानियां, स्टोरी, ये जीवनी यानी बायोग्राफी, और नाटक यानी, नाटक तो आपको मालूम होता है। ये 4 भागों में हमने उन्हें बांटा है। जैसे उनके प्रमुख उपन्यास झरोके, कड़िया, तमस, बसंती आदि। कौन कौन से बच्चों? झरोके, कड़िया, तमस, बसंती आदि। आप अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 35 पर आप इनका लेखक परिचय देख सकते हैं। तो आप टेक्स्ट बुक निकाल कर मेरे साथ देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो आप टेक्स्ट बुक देखते जाइए बच्चों। उपन्यास झरोके, कड़िया, तमस, बसंती आदि। कहानी संग्रह में भाग्य रेखा, भटकती राख, शोभा यात्रा, वांचू आदि इनके प्रमुख कहानी संग्रह में है। जीवनियां यथा भाई बलराज, अपनी बात, ये 2 उनके प्रमुख जीवनियों में आते हैं। नाटक है इनका एक प्रसिद्ध नाटक कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरदास के ऊपर एक नाटक बनाया उन्होंने, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे आदि इनके प्रमुख नाटक है। तो आगे इनके पुरस्कारों के बारे में जानेंगे।
तो यहाँ पर बच्चों लेखक के परिचय में हम आगे अंतिम पॉइंट पर पहुंचते हैं, पुरस्कार। भीष्म साहनी जी को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? यहाँ पर भीष्म साहनी जी को शिरोमणि पुरस्कार मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार जिन्हें प्राप्त है। इसके अलावा सोवियत नेहरू पुरस्कार इत्यादि से सुशोभित है। भीष्म साहनी जी को इतने प्रमुख पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त है। यह हुआ उनका लेखक परिचय। तो दूसरे बिंदु से हम तीसरे बिंदु की तरफ पाठ के कठिन शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। पाठ के कठिन शब्दार्थ मैंने पहले भी कहा है, मेरे साथ आप पेज नंबर 35 देखते चलो बच्चों। लेखक परिचय और शब्दार्थ आप देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो पाठ के शब्दार्थ में मौसी, मौसी शब्द का अर्थ होता है माता की बहन। मैंने जैसे बताया आपको पहले, माता की बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो से हम मौसी कहते हैं। तो मौसी किसे कहते हैं? माता के बहन को। उम्र, वय, आयु या एज भी कहा जाता है। साथ देना, सहायता करना, किसी का साथ देना यानी सहायता करना, मदद करना। फाटक यानी मुख्य द्वार। बच्चों शब्दार्थ की ओर पढ़ रहे थे हम, इस पाठ के कठिन शब्दार्थ देख रहे हैं। तो अब हम देखेंगे शब्दार्थ में कंधा। कंधा किसे कहते हैं? भुजा। भुजा यानी इस भाग को कंधा कहते हैं। बस्ता, बस्ता का मतलब थैला। स्कूल का बैग रहता है ना, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? बस्ता। स्कूल बैग जो रहते हैं ना, उसे हिंदी में बस्ता कहते हैं। मोहल्ला, मोहल्ला का मतलब होता है शहर या कस्बे का एक भाग। एक शहर को भी मोहल्ला कहा जाता है। अब बड़े बड़े सिटीज रहते हैं, उसमें एक एक गली, मोहल्ला ही बड़े एक शहर की तरह होते हैं, तो उसे शहर भी कहा जाता है। एक छोटा सा कस्बा भी कहा जाता है। कस्बा एक शहर का एक भाग को भी कहा जाता है। घेरना, घेरना का मतलब होता है किसी को चारों ओर से बंधना, बांधना। एक व्यक्ति ठहरा है तो उसके चारों ओर ठहरना है, चारों ओर से घेर लेना उसे। या कन्नड़ में अर्थ दिया है सुत्तुवरियुವುದು बोलकर। क्या दिया बच्चों? सुत्तुवरियुವುದು। आगे देखेंगे दोपहर। दोपहर का मतलब होता है मध्याह्न। मध्याह्न दोपहर होते हैं ना, 12 बजे के बाद हम क्या बोलते हैं? मध्याह्न समय बोलते हैं ना, दोपहर। ढलना, ढलना नहीं बीतना। शाम ढल चुका है बोलते ना ऐसा, ढलना। नीम का पेड़, नीम का पेड़ देखा है ना आपने, बहुत से नीम के पेड़ होते हैं। नीम का पेड़ कन्नड़ में क्या कहते हैं? बेविन मर। तले, तले का मतलब नीचे, पेड़ के नीचे बैठना, तले यानी नीचे। चुटकुला, चुटकुला यानी जोक्स जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, या मजेदार बात जिस पर हंसी आए, या लताफा, लताफा या नगेहनी भी बोलते हैं हम कन्नड़ में। पहेलियां, किसी बात को घुमा फिरा कर कहना, कन्नड़ में से वगटुगड़ू बोलते हैं। घुमा फिरा कर बच्चे खेलते ना वगटुगड़ू बोलकर, ये ऐसा है तो इसका उत्तर क्या है बोलकर ऐसा खेलते ना, पहेलियां। मामूल, मालूम, मालूम का मतलब होता है जानकारी। मालूम का मतलब बच्चों जानकारी। अब आगे के शब्दार्थ और देखेंगे। बच्चों शब्दार्थ में और आगे थोड़े से शब्दार्थ है, देख लें यहाँ पर। सोना का मतलब होता है खाली, खाली खाली रखना। खोजना यानी ढूंढना, किसी को हम तलाश करते हैं ना, ढूंढना, तलाश। मकान, घर, जिस घर में हम रहते हैं उसे मकान कहते हैं। ठेका, ठहरने की जगह, एक सामान्य सी ठहरने की जगह जिसे हम ठेका बोलते हैं। ठिठक कर, ठिठक कर यानी सहसा रुक जाना, सहसा वहीं एक जगह ही रुक जाना। हम बोलते हैं ना कहीं मत जाना, रुक जाओ वहीं पर, बोले तो रुक जाना वहीं। पुल, सेतु या ब्रिज। आंख भर आना, दुख होना। आंख भर आना यानी आंखों में आंसू आना, दुखी होना। जब इंसान दुख होता है तभी रोने लगता है। बीमार, रोगी, बीमार यानी रोगी। तबीयत, स्वास्थ्य। खाट, चारपाई, चारपाई आपने देखा होगा जो रस्सी से बना हुआ रहता है। चारपाई जैसे विलेज में ज्यादा हम देखते हैं, चारपाई जो एक बैठने का एक पलंग के जैसा रहता है उसे चारपाई कहते हैं। दरी, बिछावना यानी उस पर एक सतरंजी डालना, दरी यानी सतरंजी टाइप बिछाने के लिए। कटोरा, प्याला, गिलास, कटोरा प्याला यानी गिलास। विनती, प्रार्थना। कोठरी, छोटा सा कमरा, कोठरी यानी छोटा सा कमरा। चक्कर काटना यानी इधर उधर घूमना। तो बच्चों हमने शब्दार्थ जान लिए, आशय हो गया, लेखक परिचय हो गया, कठिन शब्दार्थ हो गए। अब हम मौसी पाठ के सारांश कहानी की ओर बढ़ेंगे कि मौसी पाठ हमें क्या कहानी सिखाती है।
आइए बच्चों हम पाठ की ओर बढ़ेंगे। बच्चों पाठ 5 मौसी जो कहानी है जिसके लेखक कौन है? भीष्म सहनी जी इसके लेखक है। एक इंसानियत के नाते हम क्या कर सकते हैं जो हमें रिश्ते में नहीं है न नाते में है, फिर भी हम उसे मौसी बोलकर बुलाते हैं। जो एक महिला है जो सबको सहायता करती है, उस महिला को दुख में बच्चे उसे मदद करते हैं। तो ऐसे एक परोपकारी का काम, निस्वार्थ भावना का काम, बड़े बुजुर्गों का आदर, असहायकों को सहायता करने जैसा एक पाठ है जो एक इंसान के दिल को छू जाने जैसी कहानी है। एक मौसी की कहानी है जो आसपास ऐसे न जाने कितने ऐसे लाचार बेबस लोग रहते हैं जिसके मदद के लिए कोई नहीं रहता। आज की परिस्थिति में बड़े बुजुर्ग जो घर पर बोझे बन बैठे हैं उनके लिए अनाथ आश्रम में तक ले जाकर छोड़ रहे हैं। तो इंसानियत के नाते हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी हमारे लिए बहुत कुछ करते, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। एक पाठ से हम सीख सकते हैं कि बड़े बुजुर्गों का आदर कैसे करना चाहिए। ऐसे एक मौसी की कहानी है यहाँ पर जिसे हम समझ गए आज की पीढ़ी के लोग बड़े बुजुर्गों का आदर कैसे करना चाहिए, ये इस पाठ से सीख सकते हैं। आओ बच्चों हम पाठ 5 मौसी जिसे भीष्म सहनी जी ने लिखा है, पेज नंबर 32 पर आ जाओ, जहां पर हम इसे वाचन कर कर मैं आपको सारांश समझाऊं। उस औरत को सभी मौसी कहकर पुकारते थे, बच्चे भी और बड़े उम्र के लोग भी। उस औरत को, यहाँ पर नाम नहीं दिया उसने, उस औरत को सभी लोग, जहां वो रहती थी वहां के आसपास के सभी लोग उसे मौसी कहकर पुकारते थे। वैसे तो मौसी का रिश्ता कैसे होता है? माता की बहन, मैंने जैसे अर्थ में बताया मौसी किसे कहते हैं, माता के बड़ी बहन या छोटी बहन को मौसी कहते हैं। लेकिन उस औरत का कोई खून का संबंध नहीं था, ऐसे उसे मौसी बोलकर पुकारा करते थे मोहल्ले में सभी, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े उम्र के लोग हो, सभी लोग उसे क्या नाम से संबोधित करते थे? मौसी बोलकर उसे संबोधित करते थे। आगे देखो बच्चों, मौसी सबको माँ के जैसे प्यारी बनी थी। आगे कहते हैं वो जो मौसी थी ना, सभी को माँ के जैसे प्यारी थी, माँ के जैसी दुलारी थी, माँ के जैसे सभी बच्चों को प्यार करती थी, सभी को लगाव से रहने वाली वो महिला को मौसी कहकर पुकारते थे। और वो मौसी जो है सभी को माँ के जैसे, माता के जैसे प्यारी थी। सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी। सबके सुख दुख में, सुख दुख आता है जाता है, तो ऐसे सुख दुख में सभी को साथ देने का काम, सुख में भी साथ देती थी, दुख में भी साथ देती थी। तो ऐसी एक माँ के जैसे रहने वाली उस महिला को मौसी कहकर पुकारा करते थे। तो वो सभी को सुख दुख में साथ देने वाली एक औरत थी जिसे मौसी कहा गया। और वो सबके लिए एक सेवा की मूर्ति, यानी निस्वार्थ मनोभाव करने वाली मौसी, निस्वार्थ सेवा से उनका मनोभाव से सेवा करने वाली महिला वो थी मौसी। बच्चों यहाँ पर हम आगे देखेंगे, सबको सुख दुख में के समय में साथ देती थी, बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी थी। प्रतिदिन, आगे यहाँ पर दूसरे प्यारा पर देखो बच्चों, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ तो आप जो वहां पर अपना टेक्स्ट बुक देखेंगे तो आपको भी थोड़ा पढ़ने में और कठिन शब्दार्थों को समझने में आसानी होगी। तो आप भी अपना टेक्स्ट बुक लेकर वहां पर देखते रहिएगा। प्रतिदिन दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। रोजाना मौसी का काम क्या था? दोपहर होने पर 12 बजे के बाद, दोपहर होने के बाद, दोपहर के समय होते होते मौसी स्कूल के फाटक के पास, स्कूल का मेन गेट, जैसे हमारे स्कूल का मेन गेट रहता है ना, मेन गेट के पास आकर मौसी रुक जाती थी। जहां से बच्चे आने वाले रहते थे उस गेट के पास आकर मौसी ठीक दोपहर होते होते वहां पर आकर रुक जाती थी। रोजाना का उसका काम था।
जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधे पर अपना अपना बस्ता डाल देते। मौसी गेट के पास ठहरी हुई रहती थी। स्कूल की घंटी बज जाती है, छुट्टी हो जाती है स्कूल की, घंटी बजते सभी कक्षाओं से बच्चे बाहर निकलते हैं और जो मौसी के परिचित के बच्चे रहते हैं भागते भागते मौसी मौसी बोलते हुए उस फाटक के पास आते हैं। आकर सभी उसे चारों ओर से घेर लेकर उसके कंधे पर, यहाँ पर कंधा इसे कहते हैं, उसके कंधे पर क्या करते हैं, बैग डाल देते थे, अपना अपना बस्ता। बस्ता का मतलब बच्चों बैग कहा जाता है। उस बैग को मौसी के कंधे पर डालकर घर जाने की तैयारी में रहते थे। दोपहर होते होते मौसी स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजती वैसे ही बच्चे भागते हुए बाहर निकलते और मौसी के कंधे पर अपना अपना बस्ता डाल देते। तो सभी बच्चे मौसी के उस इधर कंधे पर सब 3 बच्चे बैग डालकर मौसी को तैयार करते थे। मोहल्ले के सभी बच्चे उसे घेरे रहते थे। मोहल्ले के बच्चे सभी उसे घेरे रहना नहीं, सुत्तू वगैरह को बोलकर करने में जाए, ऐसे चारों तरफ से घेरे रहना। मौसी को बीच में रखकर चारों ओर से बच्चे घिर जाना, चारों ओर से बच्चे ठहर जाना। मोहल्ले के नहीं, कुछ छोटे शहर का या कस्बे के एक भाग के हिस्से में मोहल्ला कहा जाता है। वहाँ के सभी बच्चे, गली के बच्चे उस मौसी को घेरे रहते थे। इसे जो सेवा की मनोभावना की मूर्ति थी ना, वो मौसी, उसे सभी बच्चे घेरे हुए रहते थे। आगे पैरा में देखो बच्चों, दोपहर ढलने पर यानी दोपहर बीतने पर, दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ के तले जा पहुंचती जहाँ सभी बच्चे खेला करते थे। स्कूल की घंटी बजने के बाद सब अपने अपने घर मौसी के साथ चले जाते थे और घर जाकर कुछ खा पी कर फिर वापस नीम के पेड़ के नीचे, नीम का पेड़ नहीं बड़ा वृक्ष रहता है, पेड़ रहता है। नीम का पेड़ आपको मालूम होगा, जो उसके पत्ते कड़वे रहते हैं, वो नीम का पेड़ कहा जाता है। उसे कन्नड़ में बेविन मरड़ी कहा जाता है। उस बेविन मरद क्या है, तो उसके नीचे, तले में नीचे, उसके छाया में बैठ के मौसी बच्चों का इंतजार करती, जैसे बच्चे स्कूल घर जाकर वापस आने का इंतजार। दोपहर ढलने पर मौसी नीम के पेड़ के तले में नीचे जा पहुंचती जहां सभी बच्चे खेला करते थे। छुट्टी के समय में बच्चे खेला करते थे वहां पर उस नीम के पेड़ के तले। मौसी को बच्चों के साथ खेलना, उन्हें कहानियां, चुटकुले और पहेलियां सुनाना बहुत पसंद था। मौसी को भी क्या काम था, मौसी भी उन बच्चों को जहाँ नीम के पेड़ के नीचे खेलने आते थे, उन बच्चों को लेकर पास बिठाकर उन्हें कहानियां, चुटकुले, पहेलियां, जैसे शब्द आपने दिया है कहानी, स्टोरीज, और चुटकुले का मतलब होता है जोक्स, पहेलियां का मतलब वगड़ू बड़ू लगे हैं, उसे सुनाना बहुत पसंद था। किसे पसंद था बच्चों, मौसी को ये सब सुनाना बहुत पसंद था। बच्चों को खेलने ले जाना, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों को कहानी सुनाना, बच्चों को पहेलियां सुनाना, बच्चों को जोक्स, चुटकुले सुनाना मौसी को बहुत पसंद था। वह तोता तोती की कहानियां, काठ के घोड़े की कहानी, विरोचित कहानी आदि सुनाती थी। तो बच्चों को पास लेकर क्या क्या सुनाती थी, बच्चों को अनेक प्रकार की कहानियां सुनाने का काम करती थी मौसी। क्या क्या करती थी वहां पर, तोता तोती की कहानी, जैसे मुझे मेरी दादी ने बचपन में बहुत सी कहानियां बताई है, तो ऐसे ही उनके पास भी कुछ कहानियां होंगे। वो राजकुमार है, राजकुमारी थी, उसे एक राक्षस उठा कर, ऐसे बहुत से कहानियां रहते हैं। तोता तोती की कहानियां रहते हैं। ऐसे बहुत से कहानियों को जो पिछले बोलते हुए आते रहते, बुजुर्गों को कहानी सुनने को हमें बहुत इंटरेस्ट रहता है। रामायण महाभारत उनसे सुनने को बहुत इंटरेस्ट है। ऐसे बहुत से कहानियों को सुनाने का काम मौसी उन बच्चों को करती थी। उसके साथ साथ काठ की घोड़े की कहानी, काठ यानी लकड़ी, काठ यानी लकड़ी की घोड़े की कहानी, लकड़ी से बने या मिट्टी से बने खिलौनों की कहानी, या काठ लकड़ी की बने घोड़े की कहानी, से काठ के घोड़े की कहानी, और वीरोचित कहानियां। वीरोचित कहानियां ने हमारे देश में बहुत से वीर महान पुरुष बने हैं, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज वीर पुरुष थे। उसके अलावा महाराणा प्रताप सिंह, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे बहुत से पौराणिक कथाओं में या इतिहास में आने वाले वीरोचित व्यक्तियों की, वीरोचित यानी वीर, साहसी, धैर्यवान व्यक्तियों की कहानी सुनाना भी उसे बहुत पसंद था। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे कि शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, पृथ्वीराज चौहान हो, ऐसे वीर महान पुरुषों की कहानी भी सुनाया करती थी मौसी।
तो ऐसे मौसी के साथ बच्चे भी हिल मिलकर रहते थे। यहाँ पर वो मौसी का रिश्ता, संबंधों का रिश्ता यानी खून का नहीं रहते, और भी वो दूसरे होने के वजह से वो मौसी उन बच्चों को प्यार से देखने का काम, उन बच्चों के घुल मिलने का काम, प्यार से उसे मौसी कहते थे। तो ऐसे बहुत से खेल खेलना, पहेली सुनना, कहानी सुनना, चुटकुले सुनना, उससे बहुत से बच्चे हिल मिल जाते थे। बच्चों, यहाँ पर आज हम इस पाठ में मौसी पाठ के भाग 1 में हमने लेखक परिचय, पाठ का आशय जान लिया। उसके बाद लेखक का परिचय देख लिए, पाठ के कठिन शब्द देख लिए। अब सारांश हम यहाँ तक जो मौसी पाठ को देखा है। फिर आशा करता हूँ ये कक्षा आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ दिक्कत हो या कुछ प्रश्न हो तो बेझिझक मुझे फोन कर पूछ सकते हैं। मैं अपने तरफ से उत्तर देने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम मौसी पाठ को प्रस्तुत करेंगे। आशा करता हूँ कक्षा समझ में आई होगी। धन्यवाद।